वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि ये नया वीडियो किस लिए हाजिर हो गया है, यहाँ फिर से कोई भाषणबाजी होगी, लेकिन ऐसा नहीं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने थंबनेल देखकर वैसे भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इसमें क्या बताया जाएगा। तो अगर आप मुख्य परीक्षा को देने जा रहे हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि आप देने ही जा रहे हैं, अब आप कहेंगे कि प्रीलिम्स तो उत्तीर्ण किया नहीं तो मुख्य परीक्षा कहाँ से देंगे। अरे इस साल नहीं देंगे तो अगले साल देंगे, देना तो ही है। मुख्य परीक्षा से गुजरे बिना आपको चयन नहीं हासिल होने वाला है ना। तो इसलिए यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है अर्थात मुख्य परीक्षा होती है, इस वर्ष की सितंबर माह में है। अगले वर्ष की कब होगी ये आयोग के अलावा कोई नहीं जानता है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है और तैयारी का एक बहुत अहम पड़ाव होता है इसमें जितने भी पेपर हैं, सामान्य हिंदी और निबंध का। तो यहाँ जो ये स्ट्रैटेजी वीडियो है ये रणनीति के लिए है, इसमें हम सामान्य हिंदी पर ही चर्चा करेंगे। निबंध के लिए अलग वीडियो आपको मिलेगा, उसमें मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही कुछ जो निबंध हैं मतलब संभावित या ये कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण निबंध हैं, उन पर हम चर्चा भी करेंगे। तो वो अगला वीडियो होगा, लेकिन फिलहाल हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं। और आप ये कहेंगे कि अब जो बचा हुआ दिन है, अब तो हम लोग मध्य में आ गए हैं, तैयारी का एकदम बीच वाला हिस्सा है, इस समय इस तरह की स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हो सकता है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी एक वो होती है जो शुरुआत में दी जाती है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि आप अभी तक एकदम ब्लैंक होंगे। अगर आप मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं और इसी वर्ष देने जा रहे हैं तो आपने सामान्य हिंदी में कुछ न कुछ तैयारी की होगी। आप में से ज़्यादातर लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी और कुछ लोग जो है वो अभी मध्यम ही हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। तो उसमें अब ये किया जा सकता है, हमारी ओर से जो मार्गदर्शन दिया जाएगा उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आप अपने नंबरों को बढ़ा पाएंगे। सामान्य हिंदी में आपका प्रयास होना चाहिए कि आपका जो स्कोर है वो हमेशा 100 से ऊपर रहे। ये आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं। तो कैसे क्या करना है इसको आइए देख लेते हैं। हाँ, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। सर का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप होते हैं और उसके माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है। डिस्कशन ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है जहां आप अपने डाउट क्लियर कर सकें। और ऐसा ही हमारा ग्रुप जो है ना वो सामान्य हिंदी के लिए भी चल रहा है, 2024 के मेंस के लिए भी चल रहा है और 2023 का जो मेंस सम्मुख है सामने होगा अभी, तो उसके लिए भी चलाया जा रहा है। लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना फ़ायदा ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो उन ग्रुपों से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी बात को कहा। बाकी सिलेबस तो आप जानते ही हैं, सिलेबस से आप भली भांति परिचित होंगे। देखिए, सामान्य हिंदी में कोई खास उलझा हुआ सिलेबस नहीं है। पहला तो आपका जो खंड होता है उसमें आपको एक गद्य खंड दिया जाता है और एक नहीं बल्कि 2 गद्य खंड आपको आयोग देता है जो कि दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जो लहजा होता है ना वो दर्शन पर आधारित होता है। यहाँ अध्यात्म और दर्शन को ही आधार बना के या जो मानवीय मूल्य होते हैं उनको आधार बना के लेखक कोई लेख लिखता है और वो उलझा हुआ पैराग्राफ होता है, उसमें तमाम गुत्थियाँ होती हैं, उसको आपको पढ़ना होता है, यानी उसका अवबोधन करना होता है। पढ़ने का मतलब अवबोधन नहीं होता है, समझने का मतलब अवबोधन होता है कि आप पढ़कर किसी चीज़ को भली भांति समझ जाइए। तो वो अवबोधन आपको करना होता है और संबंधित जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने होते हैं। साथ में संक्षेपण भी करना होता है और सिर्फ संक्षेपण नहीं करना होता है, हो सकता है सारांश करना पड़े, हो सकता है भावार्थ लिखना पड़े, या इसमें से फुटकर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या आपको करनी ही होती है और शीर्षक का चयन करना ही होता है। तो ये सारे काम आपको अवबोधन में करने होते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न होता है, मतलब पहले जो 2 प्रश्न हैं, आपका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, उसके कई सारे खंड हैं, वो पूरी तरह से गद्यांश अवबोधन को समर्पित होते हैं। 2 पैराग्राफ हैं, उनको पढ़ के आपको समझ के प्रश्नों को हल करना होता है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न होता है, तीसरे प्रश्न के 2 पार्ट होते हैं, आप जानते ही हैं। सरकारी पत्र या कोई भी जो शासकीय पत्रों के प्रारूप हैं, सरकारी पत्र का मतलब सिर्फ एक ऑफिशियल लेटर नहीं, इसमें जितने भी शासकीय पत्रों के प्रारूप हैं या अर्धशासकीय पत्र हैं, जो पत्र आपके सिलेबस में हैं वो सब आपको करने होते हैं। और कौन कौन से पत्र सिलेबस में हैं, तो आपको सरकारी पत्र लिखना आना चाहिए, अर्ध सरकारी पत्र आना चाहिए, तार लेखन आना चाहिए। अब तार लेखन जो है ना वो अब चलन से बाहर हो गया है क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कम्युनिकेशन की और दूर संचार की। तो ऐसी स्थिति में तार का महत्व खत्म हो गया है। तार का उद्देश्य क्या होता था? जल्दी सूचना को पहुंचाना। ये शीघ्र अतिशीघ्र द्रुतगामी होता था, तेज गति से चलने वाला। तो अभी उसकी आवश्यकता रह नहीं गई है, उससे तेज रफ्तार में काम हो सकता है। लेकिन आयोग ने इसको सिलेबस से बाहर नहीं किया है, और नहीं किया है तो कुछ सोच ही कर नहीं किया होगा। तो प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि लंबे समय से पूछा नहीं गया है, लेकिन आ भी सकते हैं, तो इसको भी पढ़ना है। साथ में कार्यालय आदेश कैसे होता है, मतलब किस प्रारूप पे आप आदेश लिखेंगे, अधिसूचना, परिपत्र, इन सब के ढांचे पर चर्चा करनी, मतलब इसको पढ़ना है आपको। और अभी हम लोग पत्र लेखन के लिए क्या अप्रोच रखेंगे, इसकी बात की जाएगी। शब्द ज्ञान और प्रयोग है। अब शब्द ज्ञान और प्रयोग को देखकर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो दिखाई नहीं देता है पेपर में कहीं भी शब्द ज्ञान और प्रयोग से संबंधित कोई अलग से वर्ग नहीं बना हुआ है, और इसीलिए लोग भ्रम की स्थिति में रहते हैं। शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए। शब्दों के बारे में आपको नहीं पता है तो आप अवबोधन ही नहीं कर पाएंगे। पहली चीज पता लगेगा कि गद्य के अंदर जो कठिन शब्द हैं, थोड़े से अपेक्षाकृत अच्छी हिंदी में लिखे गए हैं, काम चलाऊ नहीं, तो उन अच्छी हिंदी के शब्दों को ही आपको पहचानने में दिक्कत होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अंग्रेजी भाषा जब सीखनी होती है तो आपसे कहा जाता है कि अपनी जो डिक्शनरी है, यानी अपनी वोकेबुलरी, उसको मजबूत करो, नए नए शब्दों को याद करो, रोज कुछ नए शब्दों को सीखो। ये हर जो मेंटर होता है वो आपको कहता है, जो अंग्रेजी सिखा रहा होता है। ठीक वही चीज़ हिंदी पर भी लागू होती है। अगर आपको हिंदी अच्छी बोलनी है, अच्छा लिखना है, तो उसके लिए पहले तो आपका शब्द सामर्थ्य अच्छा खासा होना चाहिए, शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे, न तो आपकी भाषा शैली उत्तम हो पाएगी, ना आप अच्छा लिख पाएंगे। कितना ही आप बड़े व्याकरण के आचार्य क्यों न हो, लेकिन अगर आपके पास शब्दकोश नहीं है तो आप बेकार हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि शब्द सामर्थ्य अगर आपके पास अच्छा खासा है, ठीक है, शब्द अगर आप ज़्यादा मात्रा में जानते हैं, नए नए और अच्छे शब्दों से आप परिचित हैं, तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि आपको व्याकरण का ज्ञान है अथवा नहीं। ठीक है, मतलब व्याकरण का नॉलेज अगर आपके पास थोड़ा कम भी है, ये बात अंग्रेजी पर भी लागू होती है या किसी भी साहित्य पर लागू होती है, लेकिन शब्द आपके पास अच्छे खासे हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को बोल पा रहे हैं, तो बहुत कम ही लोग आपका सही अंदाजा लगा पाएंगे, यहाँ तक कि परीक्षक भी। तो इसलिए शब्द सामर्थ्य बहुत मायने रखता है। इसीलिए यहाँ सिलेबस में इसको अलग से वर्गीकृत किया गया है। इससे कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन ये हर जगह प्रश्नों में शामिल होता है। अच्छे शब्द आपको पूरे पाठ्यक्रम में सहायता करेंगे। अच्छे शब्द अगर आपके पास है, आपका शब्दकोश जो है भरा हुआ है, तो आप जब लिखेंगे ना, तो आपकी जो लेखनी है वो उत्तम हो जाएगी, चमक जाएगी बिल्कुल। और इसके बाद फिर उपसर्ग प्रत्यय प्रयोग उनका है। मतलब हो सकता है कि आपको शब्द देकर उपसर्ग अलग करने के लिए और प्रत्यय अलग करने के लिए कहा जाए, या ये भी संभव है कि कुछ संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग या उर्दू के उपसर्ग आपको दे दिए जाएं और कहा जाए कि इससे कुछ शब्द बनाइए। तो दोनों ही परिस्थितियों के लिए आपको तैयार रहना है। इसके बाद नंबर आता है विलोम शब्दों का। आमतौर पर आयोग 10 के आसपास शब्द देता है, मतलब 10 होते हैं गिनती के, और उनका आपको अपोजिट यानी विलोम लिखना होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इसमें आपको वाक्य के टुकड़े दिए रहते हैं, ये है क्या आप जानते ही हैं। हाँ, एक काम और हो सकता है, कभी कभी ये आयोग प्रयोग कर सकता है, मतलब अभी तक नहीं किया है लेकिन संभव है, शब्द देकर आपसे उसका अर्थ पूछा जाए, यानी उल्टा शब्द दे दिया, आपसे वाक्यांश पूछ रहा है, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद वाक्य और वर्तनी शुद्धि है। कुछ शब्द आपको शुद्ध करने होंगे, उनकी वर्तनी ठीक करनी होगी और वाक्यों का संशोधन करना होगा। अब वाक्य शुद्धि में पहले जो पूछने का तरीका था, इधर कुछ वर्षों से पेपर के स्तर में गिरावट आई है। सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो अपेक्षाकृत सरल आने लगा, लेकिन इसमें ये प्रयोग करता था आयोग पहले कि वाक्य दे दिया और वाक्य अशुद्ध है, आप देखकर उसे पता लगा सकते हैं। तो पहला काम तो आपका ये होता था कि वाक्य को शुद्ध करिए, उसके बाद ये भी बताइए कि अशुद्धियाँ किस प्रकार की हैं। तो ये मामला उलझ जाता था। फिर यहाँ तक तो ठीक होता है कि आप वाक्य को शुद्ध करके वहाँ से चलते बनते हैं और उसमें आप आराम से कर लेते हैं, लेकिन किस प्रकार की अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी है, क्रम विन्यास की गड़बड़ है, कारक का प्रयोग गलत किया गया है, विभक्ति चिन्ह कैसा लगाया गया है, मतलब तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस वाक्य में कैसी गड़बड़। और अंत में नंबर आता है लोकोक्ति मुहावरे का। कभी कभी आयोग इनके बीच का अंतर पूछ लेता है, तो जो स्टैटिक चीज़ें हैं, मतलब परिभाषा इत्यादि हैं, वो आप रट कर जाइएगा। वो रट्टा मार विद्या होती है, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं। लोकोक्ति मुहावरे आमतौर पे 30 नंबर के होते हैं। ये अंतिम प्रश्न होता है और इसमें आपको करना होता है, अर्थ लिखना होता है और वाक्य में प्रयोग। ठीक है, प्रश्न उतारने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग ये मूर्खता करते हैं कि कॉपी में प्रश्न उतारना शुरू कर देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप अपना समय जाया कर रहे हैं। जो आधा मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट आपका लग रहा है ना उसमें, वो किसी और सार्थक जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। 3 घंटे का आपके पास समय होता है, 150 का पूर्णांक होता है, ये सब आप जानते ही हैं। और 100 से ऊपर का ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, तभी आप दौड़ में बने रह पाएंगे। एक अच्छी रैंक आपको प्राप्त होगी और एक बढ़िया पोस्ट पे आप बैठ पाएंगे। हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए, ठीक है, जितना ऊंचा आप रख सकते हैं। तो आप 150 का भी टारगेट बना सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आपका स्कोर जो है वो 100 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ दिमाग में रखिएगा। बाकी जैसा प्रश्न पत्र आएगा उसके हिसाब से आपको परफॉर्म करना होगा।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें कैसा अप्रोच रखा जाए कि हम बढ़िया तैयारी कर सकें। तो बढ़िया तैयारी का मतलब ये होता है कि अपने कुछ हिस्सों को आप बहुत मजबूत बना लीजिए, जिसमें कि आप पूरी तरह से अपनी मौलिकता का परिचय दे सकते हैं। देखिए, गद्यांश अवबोधन जो है ना, टोटल मिलाकर इसके जो दोनों प्रश्न होते हैं 60 नंबर तक पहुंच जाते हैं। पूर्णांक इसका 60 हो जाता है। 30 नंबर का एक गद्यांश, 30 नंबर का दूसरा, दोनों ही अनसीन होते हैं, यानी कभी आपने पहले देखा नहीं होता है। तो आपने पहले नहीं देखा है, इसका मतलब है कि किसी भी कैंडिडेट ने उसको पहले नहीं देखा है सिवाय परीक्षक के, है ना। तो इसमें आप फायदे में रहेंगे। यहाँ आप अपनी मौलिक अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकते हैं, और इसका उद्देश्य भी यही होता है। जरा सोच कर देखिए कि ये चीज़ पेपर में पहले क्यों रखी गई। क्योंकि पहले परीक्षक ये जानना चाहता है, या आयोग आपसे ये जानना चाहता है कि आप खुद कितना सोच सकते हैं, आपका बौद्धिक स्तर क्या है। क्योंकि जब आप प्रशासन में आएंगे ना, तो फरियादी आपके सामने आएंगे, मतलब अपनी अपनी समस्याएं लेकर लोग आएंगे, जनता आएगी, और वो लंबी चौड़ी बातें आपको बताएगी। आपको पूरी बात को ध्यान से सुनना होगा, धैर्य के साथ सुनना होगा, और अंत में एक निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। क्योंकि सामने वाला जो आम आदमी होता है, वो नबी तुली आपसे बात नहीं करता है, वो कोई ऑफिसर थोड़ी ही है, वो एक आम आदमी है, सामान्य जनजीवन। तो उनकी बातें लंबी चौड़ी होती हैं, मतलब जो मूल मुद्दा होता है उसके साथ वो बहुत सारी अपनी समस्याओं को एक साथ जोड़कर बताते हैं। तो उसमें से जो उनकी मुख्य समस्या है उसकी तह तक आपको पहुंचना होता है, अर्थात निष्कर्ष निकालना होता है, और उसका परिचय आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब एक लंबे चौड़े गद्यांश को आपने पढ़ा और उसका अंतिम निष्कर्ष आप निकाल पाए। ठीक, तो ये अवबोधन जो है ये 60 नंबर का है। इसको आप बढ़िया से अगर कर लेते हैं तो 60 नंबर में से अधिकतम आपको मिलेंगे। पूर्णांक तो नहीं मिल सकता, साहित्यिक कोई भी विषय हो उसमें पूरा नंबर नहीं मिलता है, लेकिन आप अधिकतम अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद फिर संक्षेपण भी उसी में शामिल है, वो अलग नहीं। पत्र लेखन है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, और यहाँ भी आप बहुत हद तक चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जितने यहाँ पर पत्र लिखे हुए हैं, मतलब पत्रों के प्रकार लिखे हुए हैं, उससे बाहर आयोग नहीं देगा, ये तय बात है। तो इन सभी पत्रों के सही प्रारूप आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सही प्रारूप, जैसे सरकारी पत्र है तो उसका ढांचा कैसा होता है, उसका ड्राफ्ट आप कैसे बनाएंगे। उसके बाद अर्ध सरकारी है तो उसका कैसा होता है, तार अगर आप लिख रहे हैं तो तार का प्रारूप कैसा होता है, या जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं उन सभी का प्रारूप कैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब एकदम क्लियर कट मालूम होना चाहिए, और उसको आप बार बार बना के देख लीजिए। जैसे कोई ड्राइंग होती है या कोई चीज़ होती है ना, आपको आसानी से नहीं दिमाग में बैठ रही है तो आप बार बार उसको खींचते हैं अपने हाथ से, वैसे ही इसको अपने हाथ से बार बार बनाकर प्रारूप को देखिए, तो इससे आपको याद हो जाएगा कौन सी चीज़ आपको कहाँ लिखनी है, प्रेषक का नाम कहाँ लिखना है, कार्यालय मंत्रालय का नाम कहाँ लिखना है, परिपत्र या कोई भी हेडिंग है तो उसको कहाँ लिखनी है, अर्धशासकीय पत्र में क्या क्या होता है, वो सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि पत्र में हम लोग लिखें कैसे, जो मेन बॉडी पत्र की है वहाँ बात को कैसे रखें। कुछ लोग यही नहीं कह पाते। तो इसमें आप जो प्रश्न आपको दिया गया है, दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक तो कहेगा कि मान लीजिए अधिसूचना है तो अधिसूचना क्या होती है, किस परिस्थिति में इसको जारी किया जाता है, एक नमूना प्रस्तुत करिए। तो उसमें तो आप अपनी ओर से कोई एग्जाम्पल रट कर जाएंगे, उसको लिख देंगे तो वो काम आसान है। लेकिन आपको एक विषय दिया जाए, मतलब एक मुद्दा दिया जाए, और उस पर आपसे कहा जाए कि आप अपने आप को सक्षम अधिकारी मानकर अधिसूचना जारी करिए, तब आप क्या करेंगे। तो प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। प्रश्न में जो लिखा हुआ है उसी को आपको समझना होगा कि ये मामला है, और इस पर हम कैसे अधिसूचना जारी कर सकते हैं या कैसे किसी पत्र को लिख सकते हैं। और इसको सीखने का सिर्फ एक तरीका है, जो लिखे हुए पत्र हैं। शासकीय पत्र आपको तमाम मिल जाएंगे, अधिसूचना के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, आए दिन अखबारों में छपती है। वैसे ही परिपत्र का आप नेट पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर जो PDF वाला कंटेंट होता है उसमें हम लगातार नए नए पत्रों को साझा करते हैं, तो उससे भी आपको सीखने के लिए मिलता है। तो आप पहले लिखे हुए पत्रों को देखिए, नेट से आप सर्च करें या जहाँ से भी प्राप्त करें, कुछ लिखे हुए पत्रों को देख लीजिए। जैसे 10-5 आपने अधिसूचना के एग्जाम्पल देख लिए, वैसे ही 3-4 परिपत्र का देख लिया। अर्धशासकीय पत्र हालांकि बहुत ज़्यादा आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं मिलता है क्योंकि ये गोपनीय प्रवृत्ति का होता है, लेकिन फिर भी जितने उपलब्ध है नेट पे उतने को देख लिया। सही प्रारूप वाले पत्रों को देखिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रारूपों को लेकर भ्रम में रहते हैं, तो इसीलिए पहले कहा गया कि ड्राफ्ट को अच्छे से याद रखिए, बार बार हाथ से बनाकर देख लीजिए ताकि उसमें चूक ना हो। ये पहली चीज़ होती है ना जो कि पत्र लेखन में चेक की जाती है। परीक्षक जब आपके पत्र वाले प्रश्न को हल करना या माफ़ कीजिएगा पत्र को चेक करना शुरू करेगा, यानी तीसरे प्रश्न का मूल्यांकन शुरू करेगा, तो पहले वो यही चेक करेगा कि आपने प्रारूप ठीक बनाया है कि नहीं। ये काम करने के बाद तब जाकर वो आपके पत्र को पढ़ेगा, मेन बॉडी को देखेगा कि आपने क्या लिखा है। तो फ्रंट पे तो यही रहता है, पहले ही प्रारूप में अगर जरा सी गड़बड़ है तो वो काट देगा, उसको कोई मतलब नहीं है फिर नंबर देने से, आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्रारूप आपको ध्यान में रखना है और उसी के आधार पे कुछ एग्जाम्पल देख लेने हैं
ठीक है, पहले उदाहरण कहीं से देखिए, ओरिजिनल पत्र देख लीजिए, शासनादेश वेबसाइट जो यूपी गवर्नमेंट की है वहाँ से आपको मिल सकता है, तो वहाँ से ले लीजिए और उस पत्र को एक बार देखिए अच्छे से। उसके बाद बिना देखे उसी पत्र को लिखने का अभ्यास करिए। तो इससे क्या होगा, आपके हाथों को और आपके दिमाग को पत्र लिखने का अभ्यास होगा। और ये सब अभ्यास से ही आता है। जो सधा हुआ पत्र लेखन आप देखते हैं ना, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आप कॉपी देखते हैं टॉपर्स की, तो वो कैसे विकसित हो गया? एक दिन में नहीं हुआ, बार बार प्रैक्टिस की तब हुआ। और अब आप सोचेंगे कि बहुत देर हो गई है इसके लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोज़ आप 2 घंटा दीजिए सिर्फ हिंदी को, 2 घंटा अब देना पड़ेगा। अब जो समय बचा है ना उसमें देना ही पड़ेगा। तो 2 घंटा दीजिए और उसमें बराबर लिखने का अभ्यास करिए। पत्र लेखन को आधा घंटा दीजिए, अवबोधन को 1 घंटा दीजिए, ऐसे करके समय को बांट लीजिए। और अगर आपने अभी तक अपना स्टैटिक पोर्शन नहीं तैयार किया है, मतलब विलोम से लेकर आगे जितना भी है मुहावरा पर्यंत तक, तो वो चीज़ें जो है ना वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। 1-1, 2-2 नंबर है, लेकिन जब कटते कटते वो एक साथ बहुत ज़्यादा कट जाएगा तो आपको बहुत घाटा लगने वाला है। तो उसको भी साथ साथ आपको रिवाइज करना है, लगातार पढ़ते जाना है। वो सिर्फ बार बार पढ़ने का एक सर्किल में आप उसको बार बार एक आवर्ती क्रम में दोहराते रहते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में बना रहता है। तो पत्र की चर्चा हमने की, इसमें अभ्यास ही आपको बेहतर बना सकता है। सही प्रारूप पता हो, कुछ अच्छे एग्जाम्पल आपके पास हो और आपने कुछ जो ओरिजिनल शासकीय पत्र हैं उनको देखा हो, उसके बाद आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। शब्द ज्ञान और प्रयोग वाली बात यहाँ बताई दी गई। अब इसके बाद यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय की बात की जा रही है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कि हिंदी में कितने कितने उपसर्ग हैं, मतलब कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। ठीक है, 2 तरह का अभ्यास इसमें कीजिएगा। एक तो उपसर्ग से या प्रत्यय से शब्द बनाने का अभ्यास कीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस उपसर्ग से कौन सा शब्द बन सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ उपसर्ग या प्रत्यय जो हैं आपस में मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उनसे बनने वाले शब्दों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इस वाले उपसर्ग से ये शब्द बनेगा। जैसे कि सन है और सम है, अब ये दोनों जो उपसर्ग हैं इनसे जो बनने वाले शब्द हैं वो कई बार आपस में मैच करते हैं, मिलते जुलते दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो एक होते नहीं हैं। तो इसीलिए आपको इसमें प्रैक्टिस करनी। तो ये आपको काम करना होगा। विलोम में है तो रट्टा मार विद्या है, आपको कुछ शब्दों के विलोम देखने पड़ेंगे। अब आपके पास जो भी प्रामाणिक स्रोत हो, आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हो, कोई भी अच्छी किताब आप ले सकते हैं, या चाहे अगर आप बैठे बिठाए तैयारी करना तो हमारा जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मटेरियल में आपको सब कुछ दिया जाएगा। और नहीं कर सकते हैं तो जो हमारे फ्री इनिशिएटिव चलते हैं उसमें सामान्य हिंदी के लिए हमने पापा वीडियो पहले से ही दिया हुआ है, वो 1 साल पुराना है, लेकिन हिंदी में कुछ बदलने वाला तो है नहीं। तो उस वीडियो में बाकायदा विलोम शब्द या जितनी भी चीज़ें, पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करवाया गया। ठीक, तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय वाला मामला है, इसमें भी आप एक तो रिवीजन करिए, दूसरा प्रैक्टिस करिए। विलोम वाला आपने देख ही लिया। वाक्यांश वाला है तो उसमें भी वही बात लागू होती है। वर्तनी और वाक्य शुद्धि वाला है तो इसमें जैसा कि आपको बताया कि वाक्य शुद्धि में दोनों तरीके से आपको तैयार होकर जाना है कि आपको पता होना चाहिए कि वाक्य में किस तरह की गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा सा वाक्य की संरचना को पढ़ लीजिएगा। और अंत में लोकोक्ति और मुहावरे वाला मामला है। तो इसमें देखिए बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि लोकोक्तियाँ अगर टेढ़ी दिखाई दी या मुहावरा टेढ़ा दिखाई दिया, पूरा का पूरा छोड़कर चले आते हैं। आपको छोड़ना नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन जो है ये आपके प्री की तरह से नहीं होता है। प्रीलिम्स में ये होता है कि आपके नंबर कट जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है और आपने ज़्यादा रिस्क लिया या मनमानी की तो नंबर वहाँ से गायब हुए, आप पीछे हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं, यही तो अच्छी बात है। यहाँ आप लिख सकते हैं, लिखना आपके पूरे दारोमदार में होता है, हाथ में होता है और वो आपको करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं आ रहा होगा। हिंदी ऐसी मतलब हिंदी भाषा जो है ये अपनी मातृभाषा इसीलिए नहीं कही जाती है, इसके पीछे कारण है, ये सभी के लिए अपनी जैसी लगती है, अपनापन होता है। तो अपनापन है तो इसमें आप चीज़ें समझेंगे तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि समझ में ही नहीं आपको आएगा। और कोई चीज़ जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में एक आइडिया उसका निकल कर आता है। जैसे लोकोक्ति है, भले ही उसका सटीक अर्थ आपको ना पता हो, लेकिन पढ़ने पर कुछ न कुछ रत्ती भर भी विचार आपके दिमाग में तो आता ही होगा। तो उसी को लिख दीजिए, छोड़ने से तो बेहतर है। अगर वो आधा भी सही हुआ तो उसका कुछ न कुछ अंक आपको मिल सकता है, मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिल सकता है। लेकिन प्रश्न आपको सभी अटेम्प्ट करने हैं, प्रश्न छोड़ कर नहीं आना है। और ये हर प्रश्न पत्र पे बात लागू होती है। जो जीएस के आपके 6 पेपर हैं, निबंध का है या हिंदी की बात की ही जा रही है, तो इन सभी पर लागू होता है कि आपको सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। मेंस में बाहर होने वाले जो कैंडिडेट होते हैं ना, मतलब मुख्य परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाते, उसमें से ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो पेपर के सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट ही नहीं करते। ये एक समस्या है। तो आपको पहला तो यही प्रयास करना चाहिए कि सारे प्रश्नों को कम से कम टच तो करिए
और बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो एक ही प्रश्न में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं या शुरुआती 4-5 प्रश्नों में ही पूरी एनर्जी अपनी वेस्ट कर डालते हैं। आपको एक बराबर संतुलित प्रदर्शन करना है सभी प्रश्नों में। एक प्रश्न को परफेक्शन के साथ हल करने से अच्छा है कि सारे प्रश्नों को आप औसत तरीके से हल करिए, क्योंकि एक प्रश्न का जितना अधिकतम अंक है, मैक्सिमम मार्क्स, वही मतलब उसी के अंदर आपका मूल्यांकन होगा, उतने में से ही आपको मिलेगा। तो आप कितना भी अच्छा लिख लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो आपको 50 मिल जाएगा। तो इसीलिए भलाई ये है कि सारे प्रश्नों को करिए, औसत ही करिए, बहुत अच्छा नहीं, और बहुत अच्छा हो भी नहीं पाता। अगर आपको 20 प्रश्न लिखने हैं 3 घंटे के अंदर, सपोज दैट 20 प्रश्न लिखने हैं, तो आप बहुत अच्छा किसी में नहीं कर सकते, ये ईमानदारी की बात है। तो वो बात हिंदी पर भी लागू होती है। हालांकि हिंदी में वैसी जीएस जैसी आपाधापी नहीं होती है, यहाँ समय पर्याप्त होता है, 3 घंटा बहुत होता है। तो इसमें तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये होना चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा जो समय है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, वो गद्यांश अवबोधन को दीजिए। ये जो सेगमेंट होता है ना, 2 प्रश्न होते हैं, 60 नंबर का मामला है, तो आप चाहें तो 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा इसको दे सकते हैं। कम से कम 1 घंटा इत्मीनान से गद्यांश को पढ़िए, 2 से 4 बार पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो 3-4 बार और पढ़ लीजिए, जितनी बार आप पढ़ सकें, लेकिन एकदम निचोड़ उसका जो सटीक निष्कर्ष है उसको निकालिए। और उसके बाद उसी के आधार पे पहले शीर्षक का चुनाव करिए, ठीक है, शीर्षक का चयन पहले करिए। ये टाइटल जो है ना, आपको सही दिशा में केंद्रित रखेगा। शीर्षक असल में होता क्या है? ये वो मूल विचार होता है जो कि लेखक के दिमाग में किसी भी गद्य खंड को लिखने से पहले आता है, कोई आइडिया। वो आइडिया आपको बस पकड़ना है और इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। शीर्षक चुनना सबसे मेहनत का काम और सबसे एक तरह से कौशल का काम होता है। अगर आपने सटीक शीर्षक चुना तो आप सही दिशा में जाएंगे। तो कहा जाए अथवा ना कहा जाए, होता यह है कि एक गद्य खंड में आपसे शीर्षक के लिए कहा जाता है, उसके लिए आपको 5 नंबर मिलता है, और एक वाले में नहीं कहा जाता है। आमतौर पर यही देखा गया है, लेकिन करना दोनों में है। जैसे आप मान लीजिए कि एक गद्य खंड में आपसे शीर्षक नहीं, सीधे सीधे कहा है संक्षेपण कीजिए या कहा है कि भावार्थ लिखिए, लेकिन पहला कर्तव्य आपका बनता है कि आप शीर्षक चुनकर उसका ऊपर लिखिए। इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, यकीन मानिए। किसी अभ्यर्थी ने बहुत अच्छा भावार्थ लिखा है या बहुत अच्छा सारांश लिखा है या सारे प्रश्नों को बड़े कौशल के साथ हल किया है, लेकिन उसने शीर्षक के लिए चूंकि कहा नहीं गया था तो उसने शीर्षक नहीं लिखा। और आपने क्या किया है, आपका भावार्थ थोड़ा मध्यम कैटेगरी का ही है, लेकिन आपने शीर्षक भी साथ में लिखा हुआ है और अच्छा शीर्षक, तो आपको अंक ज़्यादा मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो ये सब कुछ नंबर पाने के दाव पेच होते हैं। तो ये काम आपको करना है, शीर्षक का चयन पहले, और उसके बाद जितने भी प्रश्न हैं उनको करना है। संक्षेपण और सारांश हमेशा छोटा होता है। जितनी बार मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ या फीडबैक देना होता है कहीं, तो मैं हर बार यही कहती हूँ कि संक्षेपण को छोटा रखिए, सारांश को छोटा रखिए और शीर्षक को छोटा रखिए। ये 3 चीज़ें अत्यंत संक्षिप्त होनी चाहिए, और न सिर्फ संक्षिप्त, सटीक होनी चाहिए। जब दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं ना, तब आपको यहाँ नंबर मिलते हैं। और व्याख्या और भावार्थ में आप थोड़ा सा फैलाकर लिख सकते हैं, जैसी आपके पास जगह है और जैसा समय है। कॉपी में स्पेस भी सीमित होता है, ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड लिख पाएँ, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा मैनेज करना होता है। भावार्थ की ये स्थिति होती है ना कि वो व्याख्या जितना विस्तृत नहीं होता है, लेकिन संक्षेपण और सारांश जितना संक्षिप्त भी नहीं होता है, मध्यम होता है। बीच की स्थिति उसकी होती है, वो बिचौलिया होता है। तो किस चीज़ का आकार कैसा है ये आपको पता होना चाहिए। तो गद्य खंड जो है, इसके लिए आप 1.5 से 1 घंटा दे सकते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ समय है उसमें से आधा घंटा आप पत्र लेखन को दे सकते हैं। तो आपके 2 घंटे हो गए। मान लीजिए 1.5 घंटा आपने अवबोधन को दिया और आधा घंटा पत्र को दिया। इत्मीनान से लिखिए, और उसके बाद 1 घंटे में अपनी जो फुटकर चीज़ें हैं उनको निपटा लीजिए। लेकिन 1 घंटा पूरा नहीं, 45 मिनट में निपटाइए, और 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट, जैसा आपको सुविधा हो, ऐसा दीजिए कि आप पूरे कॉपी का एक बार पुनरावलोकन कर सकें। यानी पूरी कॉपी जो आपने लिख कर रखी हुई है ना, उसको दोहरा सकें, ताकि अगर कहीं कोई भी मिस्टेक है, किसी भी तरह की अशुद्धि है या आपसे गड़बड़ हो गई है, तो उसको आप समय रहते ठीक कर सकें। परीक्षक के हाथ में आपकी कॉपी चली जाए और आपके हाथ से निकल जाए, इससे पहले आपको ये काम करना है। और वर्तनी के दोष से आपको बचना है। ये बहुत बार देखा गया है कि आप में से ज़्यादातर कैंडिडेट अच्छा लिखते हैं। कुछ तो अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी हैं, तो उनका हिंदी लिखने का अभ्यास ही छूटा हुआ है लंबे समय से। तो अब ये सीधा आकर ये सामान्य हिंदी वाले प्रश्न पत्र में वो हिंदी लिखना शुरू करते हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है, और बहुत सारे वर्तनी के दोष इस वजह से हो जाते हैं। तो लगातार अभ्यास करके अपना जो वर्तनी वाला दोष है उसको कम से कम दूर कर लीजिएगा। इससे आप बहुत फायदे में रहेंगे। पता लगा आपने बहुत अच्छा लिखा है, नंबर खराब हो गए आपके, क्योंकि यहाँ वाक्य और वर्तनी शुद्धि आपके सिलेबस में है, और जब कोई चीज़ आपके सिलेबस में होती है तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि कम से कम आपने उसे तैयार करके रखा होगा,
और अगर आप मात्रात्मक अशुद्धियाँ करते हैं या वाक्य को गड़बड़ तरीके से बनाते हैं तो परीक्षक ये समझ जाएगा कि आपने चीज़ों को गंभीरता से नहीं पढ़ा है। तो यही सारी बातें हैं। और ये रणनीति का जो वीडियो था, इसमें कुल मिलाकर आपका दिशा निर्देश, एक तरह से मार्गदर्शन दिया गया, आपको दिशा निर्देश दिया गया कि अब जो बचा हुआ समय है उसमें आपको क्या करना है। जो आप पहले से पढ़ रहे हैं वो आपने पढ़ा अभी तक, जो आगे पढ़ना है या आगे आपको कैसा अप्रोच रखना है वो आपको बता दिया गया, ठीक है। और इसके लिए आप हमारे जो फ्री इनिशिएटिव है, मतलब पापा वीडियो है हिंदी का, तो उससे भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। और उसका जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सामान्य हिंदी के लिए लगातार चल रहे हैं। और आप जुड़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो पीछे टेस्ट हो चुके हैं तो उनको आप चेक नहीं करवा सकते। आप कॉपियाँ सबमिट करेंगे, अपनी फाइलें सबमिट करेंगे तो वो किसी भी समय फीडबैक उसका दिया जाएगा। कुल मिलाकर 15 मॉक टेस्ट हम अपने पेड कोर्स में दे रहे हैं जो सामान्य हिंदी के लिए चलाया जा रहा है। और ये जो 15 फुल लेंथ मॉक है, इसके सहारे आप बहुत अच्छा सीखने का अवसर प्राप्त करेंगे। कॉपियों का मूल्यांकन होता है, उन पे नंबर दिए जाते हैं, साथ में वॉइस मैसेज दिया जाता है जिसमें कि पूरा उन्हें गाइड किया जाता है कि कैसे आपको आगे क्या करना है। तो ये सारी बातें हैं। निबंध भी कुछ दिए जाएंगे और निबंधों के वीडियो भी आएंगे। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।